नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के टॉप 20 एमसीक्यू पर। ये हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर से हमेशा 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और सीजी करंट अफेयर के मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं, 60 प्रश्न था जिसमें 30-30 के 2 पार्ट डले थे, आप उसको भी देखिए। और ये लेटेस्ट वाला है, इसको भी देखिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? ठीक है, इसमें नए खेलों की बात की जा रही है। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक बहुत चर्चे में है हमारे छत्तीसगढ़ में। अभी 17 जुलाई हरेली के दिन से इसका शुभारंभ हो चुका है। इस वर्ष में शुभंकर बनाया गया है बछरू को। किसको बनाया गया है इसका शुभंकर? बछरू को। पुराने वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था वैसे, ठीक है। शुभंकर है हमारा बछरू। तो नए खेलों को शामिल किया गया है। तो ये जान लेते हैं कि पहले कितने खेल थे। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जब पिछले वर्ष हुआ था पहला वाला, तो उसमें टोटल ना 14 खेल थे, 6 एकल और 8 दलीय। लेकिन अब इसमें 2 नए खेलों को शामिल कर दिया गया है, 2 नए खेलों को। तो नए खेल कौन कौन से हैं? एक है रस्सी कूद, रस्सी कूद, और दूसरा क्या है? दूसरा है कुश्ती। और ये जो दोनों है ना, वो दोनों एकल श्रेणी के हैं। एकल श्रेणी में अब ऐड किया गया है इनको। तो अब एकल श्रेणी में भी 8 खेल हो गए और दलीय श्रेणी में भी 8 खेल हो गए। टोटल कितने खेल हो गए बोलेंगे तो 16 खेल टोटल। अगर पूछेगा तो नए खेल पूछेंगे तो 2, और अगर पूछेगा कि पहले कितने खेल थे तब कितना आएगा? 14, ठीक है। दलीय खेल में कैसे था? खो खो, कबड्डी, संखली, रस्साकसी, ये सब किसमें था? दलीय खेल में था। और एकल में क्या था? एकल में था 100 मीटर दौड़, भौरा, गेड़ी दौड़, ठीक है। ये सब एकल में था। तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। ये बहुत चर्चे में है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो सरकार जिसका जोरों शोरों से प्रसार करता है, उसको पूरे राज्य स्तर पर दिखाता है, तो वो प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारोत्तोलक खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव को किस पद पर नियुक्ति दी गई है? एसआई, एएसआई, डीएसपी या टीआई? तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है ज्ञानेश्वरी यादव जी। वेट लिफ्टिंग में इनका नाम आता है, बहुत सारे पदक जीते हैं इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनको एएसआई के पोस्ट पर नियुक्ति दी गई है, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर। तो ये बात याद रखेंगे। सरकार क्या करती है, जो उम्दा खिलाड़ी रहते हैं उनको ऐसे कुछ कुछ पोस्ट पर नियुक्त करती हैं। जैसे कि हमारे पद्मश्री से सम्मानित थी सबा अंजुम जी, उनको डीएसपी के पोस्ट पर नियुक्त किया गया था। तो और इनको पोस्ट किया गया है एएसआई के पद पर, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ने आकांक्षी जिलों की कैटेगरी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो एक सर्वेक्षण है जल जीवन सर्वेक्षण 2023। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी होते हैं जिले के, एक सामान्य जिला, एक आकांक्षी जिला। तो अगर जब आकांक्षी जिलों की बात की जाए तो वहां हमारे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर को मिला है 2nd स्थान। कौन सा स्थान? 2nd स्थान नारायणपुर जिले को, आकांक्षी जिलों की कैटेगरी में ना। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, रायपुर पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? देखो, अब ये पुलिस चलाया, मतलब रायपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना। किसके लिए चलाया जा रहा है? तो नशा मुक्ति के लिए चलाया जा रहा है। अभिव्यक्ति, समर्पण, हेलो जिंदगी या संवेदना। तो रायपुर पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति के लिए हेलो जिंदगी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। अभी अगर आप लोग किसी भी डीएसपी एसपी को फॉलो करते होंगे रायपुर वाले, तो फिर उनके पोस्ट में अधिकतर देखना अभी हेलो जिंदगी को ही वो लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जगह जगह वो लोग कैंपेन लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि नशा जो है वो हमारे शरीर को तबाह कर देती है, तो नशा छोड़े और खुशहाली जीवन जिए। तो हेलो जिंदगी, जिंदगी को क्या करना है? हेलो करने का समय आ गया है, नशा को त्यागना है और खुशहाली जिंदगी जीना है। तो हेलो जिंदगी आपको याद रहेगा,
ठीक है। और यहीं पर एक दिया है ऑप्शन अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं की समस्या, अगर हम लोग को कोई समस्या है महिलाओं को, तो हम लोग जाकर अभिव्यक्ति ऐप में ये चीज बता सकते हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं से संबंधित है। समर्पण, जो नक्सली रहते हैं वो अब जब आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उसके लिए चलाया गया था अभियान समर्पण अभियान। इसी को नीचे अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? पूना नारकोम अभियान, ठीक है, पूना नारकोम अभियान। संवेदना भी पुलिस विभाग के द्वारा ही चलाया गया अभियान था। बैटल नॉट येट ओवर किनकी आत्मकथा है? इनका हाल ही में विमोचन हुआ। देखो यहाँ एक आत्मकथा का नाम दिया है, बैटल नॉट येट ओवर किनकी आत्मकथा है? भगवान जय सिंह, श्री भूपेश बघेल, ऋतुराज अवस्थी, श्री विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये है आत्मकथा श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी की। ये हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है वर्तमान में, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। ये मूल रूप से ओडिशा राज्य के हैं, ठीक है। ये मूल निवासी कहाँ के हैं? ओडिशा राज्य। और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी बैटल नॉट येट ओवर। लेकिन ये कौन सी भाषा में लिखी थी उन्होंने? मूल भाषा क्या था? ओडिया भाषा, ठीक है। ओडिया भाषा में लिखी थी इन्होंने अपनी आत्मकथा, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया भगवान जय सिंह ने। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। इनकी आत्मकथा का अभी हाल ही में विमोचन किया गया। विमोचन करने के लिए कौन आए थे? तो ऋतुराज अवस्थी। और ये कौन है? ये भारत के विधि आयोग जो है उनके अध्यक्ष हैं। किनके अध्यक्ष? विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? ऋतुराज अवस्थी। और श्री भूपेश बघेल जी को तो सब जानते ही हैं, ये वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये चारों का नाम आप याद रखना, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल, इनकी आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवर। मूल भाषा क्या थी? उड़िया, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया किसने? भगवान जय सिंह ने, ठीक है, अंग्रेजी में। और ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष हैं जो इसके विमोचन पर आए हुए थे। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर का पहले वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो भी जाकर देखिए, उसमें भी बहुत ही उम्दा प्रश्न थे वो, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे। इसके साथ ही अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ महिला पर्यवेक्षक के कोर्स बहुत ही कम फीस पर लॉन्च किया गया है, तो आप जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक। तो छठा प्रश्न में देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस संघ को पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किस अवार्ड की बात की जा रही है? पृथ्वी अवार्ड 2023। तो ये मिला है लघु वनोपज संघ को, लघु वनोपज और महिला स्व सहायता समूह को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कौन सा अवार्ड? पृथ्वी अवार्ड 2023। लेकिन क्यों दिया गया है ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो ये दिया गया है ESG के क्षेत्र में बेहतर कार्य, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अब बोलोगे मैम ये ESG है क्या? इसके बारे में भी तो बताओ। तो ठीक है, बता देते हैं, ठीक है। ई से क्या होगा? इन्वायरमेंट, ई से इन्वायरमेंट। एस से क्या है? सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। और जी से क्या है? गवर्नेंस, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुप्रशासन, ठीक है, या फिर सुशासन भी जिसको बोल सकते हैं। तो इसके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लघु वनोपज संघ को सरकारी कैटेगरी में पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो ESG संगठन के द्वारा। आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो आप डबल वीडियो रिपीट करके देखिए 2x स्पीड में, जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा और जो भूल रहे हैं वो याद भी आ जाएगा, ठीक। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है। दुर्ग, कोरबा, महासमुंद, रायपुर। तो डिजिटल जिला, एक बार तो मन में आएगा कि जो ज्यादा डेवलप सिटी है, ज्यादा डेवलप जिला है, वही हो सकता है कि पहला डिजिटल जिला हो, जैसे कि दुर्ग या फिर रायपुर। लेकिन नहीं, इसमें आंसर आएगा महासमुंद। क्या आएगा इसका आंसर? महासमुंद। महासमुंद को ही पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में किनके मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जा रही है? बाघ, वन भैंसा, हाथी, पहाड़ी मैना। तो ऐसा अगर जब पशु वाला नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लिक करता है वन भैंसा। क्यों? क्योंकि वो हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, तो उसके संरक्षण के लिए कर रहे होंगे, ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन नहीं, इसका आंसर दूसरा है। किसके मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग की जा रही है? तो वो की जा रही है हाथियों के लिए। किसके लिए? हाथियों के लिए। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप भी जारी किया गया है। कौन से ऐप का नाम ली मैं? छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। इसके तहत क्या होगा, जैसे ये ऐप है तो
जो जहाँ हाथियों का मतलब दबदबा रहता है, जहाँ उन वो ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ के निवासियों को मैसेज मिल जाएगा कि हाथी दल यहाँ पास आने वाले हैं। ठीक है, तो वो लोग बच सकते हैं, क्योंकि कई बार हाथियों के हमले से मासूम ग्रामीणों की मौत हो जाती है, तो उससे बच गए। तो इसका यूज़ हो रहा है कि नहीं अभी? तो हो रहा है। पिछले 3 महीनों से, कब से? पिछले 3 महीनों से उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में क्या हो रहा है? इसका संचालन हो रहा है। उदंती कहाँ है? गरियाबंद में। और सीता नदी कहाँ है? सीता नदी है धमतरी में। ठीक है, तो यहाँ ये ऐप अभी चालू भी हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इस ऐप को मतलब संचालित किया जा रहा है। ठीक है, क्या ऐप का नाम है? छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। ऐप का नाम आप लोग याद रखना। वैसे भी अभी के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही बढ़ावा मिल रहा है। हर काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसका यूज़ होगा, है ना? ठीक है, तो हाथियों का हाईटेक मॉनिटरिंग उसी के तहत किया जा रहा है। 9वां है, प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो हम लोगों ने बहुत बार तो नाम सुना है खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, लेकिन ये अलग है। प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता है ये। ठीक है, जनजाति। और ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर। और ये कहाँ है? ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, ओडी लिख रही हूँ, उड़ीसा। ठीक, तो वहाँ छत्तीसगढ़ के फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव का क्षण था कि हम लोगों ने स्वर्ण पदक जीता खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। तो इस खेल में छत्तीसगढ़ ने टोटल कितने पदक जीते, ये भी हम लोग याद रख लेते हैं। तो हम लोगों ने टोटल जीता 15 पदक। कैसे? 1 गोल्ड, ठीक है, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। टोटल हो गया कितना? 15 पदक। तो याद रखेंगे कितना पदक? 15। 1 गोल्ड, 6 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। और फुटबॉल वाले लोग ही गोल्ड जीत के लाए हैं। लेकिन ये गोल्ड किसको हरा कर जीते हैं, ये भी तो हमको याद होना चाहिए। तो ये हम लोग हराए हैं झारखंड को। किसको हराकर ये स्वर्ण पदक जीता हमने? झारखंड को हराकर। और आयोजित कहाँ किया गया था? आयोजित भुवनेश्वर में किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप एमसीक्यू के वीडियो देखने के साथ साथ ही टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न कैसे रहता है पेपर का, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ये सब के बारे में जानकारी आपको हो जाएगी। तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। उसका फीस बहुत ही कम है और कुछ फ्री टेस्ट भी रखे गए हैं, तो जाइए और टेस्ट दिलाइए। और पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था, उसका आंसर दिया था पूजा सेन जी ने, पूजा यदू जी ने, ठीक है, आरती साहू जी ने। तो अच्छा बात है कि आप लोग वीडियो जागरूक होकर देखते हैं, दिमाग डायरेक्ट वीडियो में ही कि क्या प्रश्न पूछ रही है मैम, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखिए और अगर मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका भी नाम लूंगी जो सबसे पहले कमेंट करेगा। ठीक, 10वां है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? रमेश सिन्हा, प्रशांत मिश्रा, धनंजय वाई चंद्रचूड़, गौतम भादुड़ी। किनको सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ से ऐसे कौन है जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रशांत मिश्रा जी। प्रशांत मिश्रा जी को ही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और ये रहने कहाँ के वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के। अब देखो यहाँ एक और नाम है रमेश सिन्हा। तो रमेश सिन्हा कौन है? ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट है बिलासपुर में, उसके अगर चीफ जस्टिस पूछे तो उनका नाम है रमेश सिन्हा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रमेश सिन्हा जी का क्रम कौन सा है, ये कौन से क्रम के चीफ जस्टिस है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के? और धनंजय वाई चंद्रचूड़ ये हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके चीफ जस्टिस है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बोले तो किनका नाम आएगा? डीवाई चंद्रचूड़। ये इनका क्रम है 50वें नंबर का। तो चलो इनका क्रम तो मैंने बता दिया, रमेश सिन्हा जी का क्रम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, बोध मछली छत्तीसगढ़ के किस नदी में पाई जाती है? एक मछली का नाम है बोध मछली, इसी को कैटफिश भी बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे बहने वाली नदी
उसमें कैटफिश पाई जाती है इंद्रावती, सबरी, महानदी या नारंगी। तो बोध मछली पाई जाती है इंद्रावती नदी में। और इंद्रावती नदी कहाँ बहती है? नीचे बस्तर क्षेत्र में, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में। तो दंतेवाड़ा में एक जगह का नाम है बोध घाट। तो बोध घाट का नाम इसी बोध मछली के नाम पर पड़ा है, ठीक है। वहाँ मतलब बोध मछली की तादाद क्या है? ज्यादा है, इसीलिए उसका नाम बोध घाट। और बोध घाट परियोजना भी जो दंतेवाड़ा में चालू होने वाली थी, तो इसीलिए वो चर्चे में भी था। तो आप बोध घाट का नाम याद रखना और बोध मछली का भी नाम याद रख लेना। बोध मछली होती क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ, अगर इमेज आए तो। ताकि आपको याद रहे। ये देखो, ये है बोध मछली। कितना बड़ा भी रहता है और छोटा भी रहता है। इसको कैटफिश भी बोलते हैं। ये देखो, इसको याद रख लेना। ये इंद्रावती नदी में पाई जाती है। और ये मछली क्या करती है? अगर नदी में कोई प्रदूषित चीज आ जाती है तो उसको खाकर नदी को साफ रखने का काम करती है। धीरे धीरे इसकी प्रजाति में मतलब इसकी प्रजाति क्या है? लुप्त होते जा रही है। तो इनका संरक्षण करना आवश्यक है, ठीक है। ये दिख गया आप लोग को बोध मछली। आगे बढ़े। 12वां प्रश्न है हमारा, सीए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में, धमतरी में। सीए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो इसकी घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान। तो ये बनेगा रायपुर में, ठीक है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। कब? भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अभी चल रहा है, उसी के दौरान, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशन को चयन किया गया है? ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा, हमारे जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना चालू किया गया है। इसके तहत क्या होगा? जो हमारे रेलवे स्टेशन है उसको मतलब फिर से बनाया जाएगा एकदम हाईटेक तरीके से। जैसे कि एकदम एयरपोर्ट रहता है ना, बहुत अच्छा सुसज्जित, एकदम चमक धमक ऐसा टाइप वाला, बहुत सारी सुविधाओं से लैस। तो वैसे ही क्या किया जाएगा, अब जो रेलवे स्टेशन है उसको भी वैसे ही बनाया जाएगा एकदम एयरपोर्ट के जैसे। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा भी होगा, फोटो भी देखा होगा, है ना। रायपुर को कैसे अब कैसा दिखता है, आगे कैसे दिखेगा, उसका मॉडल भी अब तैयार हो चुका है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशन है जिसको इस योजना के तहत चयन किया गया है? तो ऐसे स्थान है 7, टोटल 7। अब उस 7 में कौन कौन सा स्टेशन आएगा ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सात स्टेशन तो है, लेकिन कौन कौन सा? तो हम लोग दुर्ग वाले को तो हमेशा याद रहता है दुर्ग स्टेशन। दूसरा है भिलाई पावर हाउस, ये भी हम लोग दुर्ग वाले को याद रहेगा। और जो दुर्ग वाले नहीं है वो याद कर लेना, दुर्ग पावर हाउस स्टेशन, ठीक है। अब दुर्ग जैसे ट्रेन में जाते हैं ना, वैसे ही हम लोग याद करेंगे दुर्ग, उसके आगे आए पावर हाउस, फिर उसके आगे जाएंगे कहाँ? सीधा रायपुर में जाएंगे, रायपुर। अब रायपुर से और आगे जाएंगे तो आता है तिल्दा नेवरा का स्टेशन, तिल्दा नेवरा। अब तिल्दा नेवरा के और आगे जाएंगे तो एक आएगा बिलासपुर। अब बिलासपुर से भी आगे चले गई हमारी गाड़ी तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? अकलतरा, अकलतरा। अब एक चीज बस अलग आ गया है, अलग वाला रूट में आ गया है, तो उसको याद रख लेंगे हम लोग, महासमुंद। तो ये जो 7 स्टेशन है उसको अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत चयन किया गया है छत्तीसगढ़ से। 7 का नाम आप लोग याद रख लेना। चलो ट्रेन में बैठ जाओ, पहुंचते हैं हम लोग दुर्ग स्टेशन, आगे बढ़ते हैं। पावर हाउस आ गया, किसी को उतरना है क्या? नहीं, यहाँ पास नहीं उतरना है, और आगे बढ़ना है हम लोग को, ठीक है। कहाँ जाएंगे अब हम लोग? सीधा रायपुर, रायपुर से और आगे बढ़े तिल्दा नेवरा, तिल्दा नेवरा से और आगे बढ़े आ जाएगा बिलासपुर, और उससे आगे बढ़े आ जाएगा अकलतरा। किसी को अगर अलग रूट में जाना हो तो वो चले जाना महासमुंद। तो ये 7 स्टेशन का नाम आप लोग को याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है अभी इस रिपोर्ट के अनुसार? 17। लेकिन पहले कितनी थी मैम अगर आप पूछोगे तो पहले थी 19।
और अभी कितनी है इनकी संख्या? 17। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार अगर पूछे तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिपोर्ट के अनुसार, और ये रिपोर्ट 2022 वाला रिपोर्ट है। तो बाघों की संख्या है अभी 17। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA का शिलान्यास कब किया गया? अब देखो हम लोगों ने बहुत नाम सुन लिया रीपा का, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एरिया, रीपा रीपा रीपा, हर जगह देखो रीपा, क्योंकि फेमस चीज है, अभी सरकार उसको बढ़ावा दे रहे हैं इसीलिए उसका नाम सुन रहे हैं। लेकिन अब उसी के तर्ज पर ये आया है अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क एरिया, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क एरिया, महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क एरिया, ठीक है। अब वो तो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग उसको बना रहे थे ना, रूरल ग्रामीण क्षेत्र, ये अर्बन, ये शहरी क्षेत्र में बनाया जाएगा। वहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके आजीविका, उनके अर्थव्यवस्था को, उनके आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका शिलान्यास कब किया गया? 1 जून 2023, 1 मई 2023, 9 अगस्त 2023, 1 जुलाई 2023। तो इसका शिलान्यास किया गया 1 जुलाई 2023 को, लेकिन इसका शिलान्यास वर्चुअली किया गया है, ठीक है। वहां पर डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी और कोई मंत्री जी आके प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर इसका शिलान्यास नहीं किए, बल्कि अपने ऑफिस में ही बैठकर वर्चुअली इसका क्या शुभारंभ किए। लेकिन ये चालू कहाँ होगा? पता तो चल गया कि हम लोग को ये नगरीय निकाय में चालू होगा, मतलब शहरी क्षेत्रों में चालू होगा। तो कितने नगरीय निकायों में चालू होगा? तो वो चालू होगा टोटल 58 नगरीय निकाय। कैसे? तो देखो 14 नगर निगम है हम लोग के पास, अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। 14 नगर निगम है और 44 नगर पालिका है, तो दोनों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 नगरीय निकाय हो जाएगा। तो वहां की क्या चालू किया जाएगा? UIPA अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क एरिया। और जैसे रीपा का नाम मैं बोली शुरू में, तो रीपा का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था। ये प्रत्येक जिले के दो विकास खंड में इसको डेवलप करना था। टोटल प्रथम चरण में 300 विकास खंड को हमारा लक्ष्य था कि वहां हम लोग क्या करें? रीपा बनाए। तो UIPA के साथ भी RIPA को भी याद रख लेना, पुराना वाला को एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिसको पहले से पता था उसका रिवीजन हो गया और जिसको नहीं पता था उसको यहाँ से पता चल गया। 16वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी में 15 क्विंटल से बाहर कितने के बदले कितने क्विंटल किए जा रहा है, ठीक है। पहले हमारा छत्तीसगढ़ प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदता था, लेकिन अब उसकी सीमा को बढ़ाकर कर दिया है 20 क्विंटल, मतलब 1 एकड़ से 20 क्विंटल धान बेच सकता है अब कोई भी किसान। छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? किसका नाम आ रहा है? G20। तो इसकी बैठक की जाएगी हमारे मेन एरिया, कहाँ? रायपुर में। G20 की बैठक भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में उसकी बैठक आयोजित की गई थी G20 वाले का, और शायद सितंबर महीने में रायपुर में इसका क्या बैठक आयोजित किया जाएगा। G20 का बहुत नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इस बार G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसका मेजबानी भारत कर रहा है, इसीलिए G20 हम लोग ज्यादा जोर लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका प्रश्न हो सकता है सभी एग्जाम में पूछे, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और इस बार G20 2023 का थीम अगर पूछे तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, या फिर वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो इसके थीम को हम लोग याद रखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य है हमारे G20 2023 के थीम का, और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका क्या है? थीम है इस वर्ष का। तो थीम को आप लोग याद रख लेना, वसुधैव कुटुंबकम को याद रख लेना, और अध्यक्षता भारत कर है याद रख लेना। इसके साथ ही इसका जो लोगो है ना उसको खास तौर पर याद करना। लोगो क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पूछ सकता है कि इसके लोगो में क्या है इस बार का। लोगो आप लोग ध्यान से देखना, इसमें कमल का फूल बना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। उसी में G20
लिखा हुआ है वैसे ही। देखो ये रहा हमारे G20 का लोगो। तो आप लोग लोगो को भी ध्यान रखना, ये अगर आपको अच्छे से दिखे तो ये देखिए, ये रहा हमारे G20 का लोगो। देखो G20, 20 में क्या है, ये कमल का फूल है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय फूल है और इसी में विश्व दिखाया गया है। ठीक है, विश्व में हमारा भारत कैसे उभर कर आ रहा है सामने। तो ये रहा G20 का लोगो। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न में। अब कुछ लोगों को शिकायत रहेगी कि छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में आप इंडिया का करंट अफेयर क्यों घुसा रहे हैं ऐसे करके, तो लेकिन नहीं, अगर हमको वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो हमको वहीं ही पढ़ लेना चाहिए। क्या होता है, उससे हमारी जानकारी ही बढ़ती है और जिसको पता रहता है उसका रिवीजन हो जाता है और जिसको नहीं पता रहता उसका क्या हो जाता है, उसको पता चल जाता है ना। तो जरूरी नहीं कि मैं 20 MCQ ला रही हूँ तो सिर्फ 20 ही प्रश्न होंगे, उसके अंदर में ही 4-5 प्रश्न जुड़े हुए रहते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ये भारत सरकार का विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी, उसके तहत प्रदेश के किस जिले प्रशासन को वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड, राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक अवार्ड हम लोगों ने देखा, पृथ्वी अवार्ड 2023, जिसमें सम्मानित किया गया था लघु वनोपज संघ को, और राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिलासपुर जिला प्रशासन के वेबसाइट को। बिलासपुर जिला प्रशासन, इसको याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम मूल्य कितना होता है। यहाँ नाम आ रहा है सामान्य धान का। धान दो प्रकार से खरीदते हैं, सामान्य धान और ग्रेड ए धान, लेकिन इसमें किसका समर्थन पूछ रहा है, सामान्य धान का। तो इस बार के विपणन वर्ष 2023-24 के लिए इसका कीमत कितना रहेगा, 2183 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, 2183 रुपए प्रति क्विंटल क्या रहेगा, सामान्य धान का रेट रहेगा। और अगर ग्रेड ए की धान बोले तो 2203 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन जब अभी ये इतना है तो पहले कितना था, तो 2040 रुपए ना, जो सामान्य धान का था ये पहले, और ग्रेड ए का था 2060 रुपए ग्रेड ए का। तो ये पहले था, अभी ये हो गया है। सामान्य धान का पूछे तो 2183 रुपए, और अगर ग्रेड ए का धान पूछे तो 2203 रुपया। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्रश्न का आंसर दीजिए कि रमेश सिन्हा जी छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम के चीफ जस्टिस हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। इसके साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी लाभ हो, वो भी करंट अफेयर से अवगत हो। ठीक है, करंट जानना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, रोज रोज न्यूज़पेपर पढ़ने से भी हमारा करंट अफेयर अच्छा हो जाता है। और जिनको आदत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का, वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको करंट अफेयर पता चल जाएगा। 20वां प्रश्न है, लावा नदी जलाशय एवं भूमिका व्यपवर्तन परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है। ये व्यपवर्तन है, ठीक है। लावा नदी जलाशय और भूमिका व्यपवर्तन, ये भी करंट अफेयर चर्चे में आया था। तो ये कहाँ प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है बलरामपुर जिले में। कहाँ, बलरामपुर में। इससे हम लोग को दो चीजें और पता चलता है। अगर प्रश्न पूछता है लावा नदी जलाशय कौन से जिले में स्थित है, तो बलरामपुर। अगर अलग से पूछता है भूमिका व्यपवर्तन परियोजना कहाँ प्रस्तावित है, तो क्या लेंगे, बलरामपुर। मैंने दोनों को एक साथ ऐड कर दिया है, ठीक है। आएगा कहाँ, बलरामपुर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे आपको किस टॉपिक के MCQ चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही अगर ऐसे ही MCQ के वीडियो आपको देखने हैं तो सबसे पहले योगेंद्र साहू क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।